हेलो सी फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग से क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को। एक बार मैं आपको लास्ट लेक्चर में देखते हैं क्या किया था हमने। लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने लिंकेज देखी थी, इसकी इंडेक्स 36 के साथ लिंकेज बन रही थी क्योंकि इंडेक्स 36 इसका बड़ा भाई था। उसके अंदर हमने देखा था कि उसके अंदर हमारा कंपैरिजन होता था कैरिंग अमाउंट का रिकवरेबल अमाउंट के साथ, बट इंडेक्स 105 में रिकवरेबल अमाउंट के साथ ना होकर हमारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ होता कंपेयर। किसका? कैरिंग अमाउंट का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इंडेक्स 105 का। ये हमें एक तो बताता कि अकाउंटिंग कैसे होगी, कौन सी नॉन करंट एसेट्स और डिस्पोजल ग्रुप्स की जो हेल्ड फॉर सेल डिफाइन हो चुके हैं। ठीक है, और एक प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर क्या होगा मेरा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का, वो बताता है। इसके बाद फिर हमने देखा था कि ये इंडेक्स कौन सी नॉन करंट एसेट कौन से एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल। हमने देखा था कि नॉन करंट एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। कौन से वाली नॉन करंट एसेट्स जो मेरा इंडेक्स 105 के अंदर कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो वाला क्राइटेरिया मीट कर जाती है अगर, तो वो वाली एसेट्स के ऊपर मेरा इंडेक्स 105 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सर एप्लीकेबल तो हो गया, बट क्या उसके अंदर जो जितने भी प्रोविजन दिए हुए हैं सभी एसेट्स पे लग जाएंगे? नहीं, सारे नहीं लगेंगे। जो आपका मेजरमेंट वाले प्रोविजन हैं वो सिर्फ आपके इंडेक्स 16, इंडेक्स 38, इंडेक्स 40 वाली जो एसेट्स होती हैं उसके ऊपर लगते हैं। हमने आईसीआई में कैसे दिया था, उसमें देखा था कि इन एसेट्स के ऊपर मेजरमेंट वाले प्रोविजंस नहीं लगते हैं, बट हमने फिर क्रक्स निकाला था कि इंडेक्स 16, 38, 40 वाली एसेट्स के ऊपर लग जाते हैं मेरे प्रोविजन। फिर उसके बाद मीनिंग देखा था नॉन करंट एसेट कौन सी होती है, जो मेरी करंट एसेट नहीं होती, और करंट जिसकी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि विद इन 1 ईयर के अंदर मैं उसको रिलाइज कर लूंगा, मतलब कि विद इन 12 मंथ्स के अंदर मैं उसको रिलाइज कर लूंगा, तो वो। और फिर नॉन करंट कौन सी हुई, जो मतलब कि विद इन 12 मंथ्स के अंदर मैं रिलाइज नहीं कर पाऊंगा उसको। और डिस्पोजल ग्रुप, मेरी एक से ज्यादा एसेट को अगर एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन में डिस्पोज ऑफ कर देता हूं, मतलब कि सेल कर देता हूं या अबंडन कर देता हूं। अबंडन मतलब कि अपने बिजनेस से बाहर कर देता हूं, मतलब यूज नहीं कर रहा, राइट ऑफ वगैरह कर दिया, कुछ भी लगा लो XYZ रीजन। ठीक है, सिंगल ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा एसेट को, उसके अंदर क्या कुछ लाइबिलिटी भी आ सकती है? हाँ, लाइबिलिटी भी आ सकती है। कौन से वाली लाइबिलिटी? अगर मेरी डायरेक्टली एसोसिएटेड है किसी एसेट के साथ, कौन सी जो डिस्पोजल ग्रुप का पार्ट बनी है एसेट, उसके साथ कोई डायरेक्टली एसोसिएटेड। मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया था, बट अभी ये रिवीजन चल रहा है, रिवीजन में मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर मेरा ये सीजू है, कौन सा डिस्पोजल ग्रुप, अगर मेरा सीजू है तो सीजू के अगर मेरा कुछ बिजनेस एक्विजिशन के टाइम पे कुछ अगर सिनर्जी का बेनिफिट उस पर एलोकेट होगा, मतलब कि कुछ गुडविल इसको एलोकेट हुई होगी अगर सीजू को, तो वो गुडविल भी डिस्पोजल ग्रुप का पार्ट बन जाएगी। फिर हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर, मैंने देखा था कि एसेट के क्या यूज होते हैं, चाहे उससे कैसे पैसा ले सकता हूं मैं, चाहे तो यूज करके या फिर मैं उसको सेल करके। अब यहाँ पे पर्पस क्या है मेरा, यूज करने का नहीं है, यहाँ पे मेरा सिर्फ ये है कि सेल करके उससे पैसा रिकवर करना मेरे को, प्रिंसिपली थ्रू सेल। और फिर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन देखा था मेरे कौन सा होता है। हमने देखा था कि कंप्लीट बिजनेस को, कंप्लीट एंटिटी को, पूरी कंपनी को मैं डिस्पोज नहीं कर रहा हूं, डिसकंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उसका एक कंपोनेंट या फिर मल्टीपल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। मतलब ये मानो कि एक कंपोनेंट को अगर मैं क्या करता हूं, डिस्पोज ऑफ कर देता हूं। डिस्पोज ऑफ मतलब कि मैं चाहे तो बेच चुका हूं उसको, या फिर मैं उसको अपने बिजनेस से हटा चुका हूं, कुछ भी लगा लो XYZ रीजन, मतलब कि उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं एक कंपोनेंट को। या फिर मेरा उस जो कंपोनेंट है उसने इंडेक्स 105 का कुछ क्राइटेरिया मीट कर दिया है। कौन सा क्राइटेरिया? जो हम देख के आए थे लास्ट लेक्चर में, कुछ स्टार्ट किया था, जो इमीडिएट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल वगैरह वाला वो सारा था कि वो क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, और एक हाईली प्रोबेबल सेल हाईली प्रोबेबल होनी चाहिए। वो सब क्राइटेरिया अभी और भी डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तो मतलब वो वाला क्राइटेरिया अगर मीट कर चुकी है तो कौन सी ये क्लासीफाई हो जाएगी हेल्ड फॉर सेल। बट अगर ये कहूंगा कि मैं सेल नहीं कर रहा बट बंद करना चाहता हूं इसको, बट तब ये डिसकंटिन्यूड नहीं होगा। अगर बंद कर चुके हो तो आपका डिसकंटिन्यूड है, यही लिखा है, डिस्पोज्ड ऑफ, हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, और इज क्लासिफाइड, मतलब कि फ्यूचर में होगा, ये बताया था। फिर ये सर आपने बता तो दिया कंपोनेंट होता क्या है। फिर कंपोनेंट में मैंने देखा था कि मेरे क्या क्या कवर होता था। एक तो मेजर लाइन ऑफ बिजनेस आता था, और एक मेरा आता था जियोग्राफिकल एरिया वाला, कि जैसे हमने एग्जांपल में लिया था, रिलायंस की मल्टीपल थी, रिलायंस के रिटेल स्टोर भी थे, पावर जनरेशन भी था, टेलीकम्युनिकेशन भी था। तो हमने देखा था कि ये अलग मेरा बिजनेस लाइन होगी, ये अलग बिजनेस लाइन, ये अलग बिजनेस लाइन। अगर मैं जियोग्राफिकल एरिया वाइज जाऊं तो मेरा मे भी किसी कंट्री के अंदर सारे ऑपरेशंस मेरे उसके बंद हो जाते हैं। जैसे मैं इसके मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेशन है, जैसे पाकिस्तान में इन्हें कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अब कोई व्यापार नहीं करेंगे, तो वहां पे बंद कर दिया, मतलब जियोग्राफिकल एरिया वाला खत्म हो गया। या फिर मान लो अगर मैं कह देता हूं कि दिल्ली मेरा मेजर जियोग्राफिकल एरिया है, बॉम्बे भी मेजर जियोग्राफिकल एरिया, या फिर इनमें से कोई भी बंद कर देता हूं मान लो, तो ये भी मेरा कौन सा हो गया, कंपोनेंट ही हो गया। अगर इनमें से
कोई भी एक कंपोनेंट मान लो मैं डिस्पोज ऑफ कर देता हूं, या फिर मतलब कर चुका हूं अगर डिस्पोज ऑफ, या फिर उसको क्लासिफाई हो जाती है एज हेल्ड फॉर सेल, तो इसको क्या कहूंगा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। इसमें अभी कंपोनेंट में और भी आती है मेरी आइटम, जैसे मेरा सब्सिडरी आती है जिसको मैंने एक्वायर ही सिर्फ इसलिए किया था कि सेल करने के पर्पज से। फिर उसके बाद कॉस्ट टू सेल, ये तो आपने इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत बार देखा था कि डायरेक्टली एसोसिएटेड जो कॉस्ट होती है, कौन सी, सेल करता हूं अगर तो इंकर होगी, अगर सेल नहीं करूंगा तो वो इंकर ही नहीं होगी मेरी कॉस्ट। फिर मेरा फेयर वैल्यू जो हम इंडेक्स 113 में डिटेल में देखेंगे कौन सा होता है, ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में जो रेट के ऊपर मेरा डिसाइड होता है कि एसेट और लाइबिलिटी का वो होता है। हाईली प्रोबेबल, जिसकी प्रोबेबिलिटी मेरी मोर लाइक सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली है, इसको हमने देखा था कि 70-80% के आसपास कह सकते हैं कि हाँ हाईली प्रोबेबल है। इसके बाद हमने देखा था कि नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल का कौन से क्राइटेरिया थे, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। कब इसको कहूंगा कि हेल्ड फॉर सेल है मेरी एसेट, कब कहूंगा, जब मैं ये सारे क्राइटेरिया मीट कर जाता हूं। कौन से थे इसमें, एक अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, इमीडिएट सेल के हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे लास्ट लेक्चर में, कैसे, जैसे कि एग्जांपल 1 to 5 हमने ऐसे स्टडी मेट के देखे थे। अब इसमें हमने क्या देखा था, ये प्रेजेंट में जिस कंडीशन में उसी में मैं सेल करने के लिए रेडी हूं, मतलब आज के टाइम में मेरे पास ये मोबाइल है, मोबाइल को जैसे कंडीशन में उसी में ही बेच सकता हूं, बट इसके अंदर हमने कुछ एक्सेप्शंस वगैरह भी डील की थी जो हमने एग्जांपल्स के थ्रू देखी थी। जैसे कि ये मोबाइल है, इसके अंदर मेरे को कुछ माइनर एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वो सिर्फ तभी होगी जब मेरा सेल करने के टाइम पे ही, बिल्कुल जैसे कि इसमें से फॉर्मेटिंग वगैरह करनी थी मेरे को, तो इसको क्या माना था हमने, तब भी माना था कि हाँ ये प्रेजेंट कंडीशन में मेरा अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल है, ये कंडीशन, ये वाला क्राइटेरिया मेरा फुलफिल हो गया था। और भी हमने इसमें काफी एग्जांपल्स और देखे थे कि मतलब काफी, तो अब वो सारे रिवाइज नहीं करूंगा, एक वैसे आपको रिकॉल करवा रहा हूं मैं सर। एक हमने देखा था कि कुछ यूजुअल और कस्टमरी होते हैं, कुछ यूजुअल कस्टमरी वगैरह होते हैं, जैसे सिमिलर एसेट्स वगैरह सेल करते हैं, तब भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। मतलब प्रेजेंट कंडीशन में तो मेरा ऐसा नहीं है कि उसको सेल ही कर दूंगा। जैसे कि हमने एक वेकेंट करने वाला देखा था कि हमारा एक हेडक्वार्टर था, उसको वेकेंट वगैरह करने का था कुछ सीन, तो वो मेरा यूजुअल और कस्टमरी होता, बट उस केस में मैंने कहा था कि मैं तभी खाली करूंगा जब मेरे को कोई खुद और इसका रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। उस केस में हमने कहा था कि नहीं, ये क्राइटेरिया मीट नहीं किया, ठीक है, याद करो। फिर हमने देखा था कि हाँ एक्सचेंज में भी अगर कुछ मैं अगर सेल कर रहा हूं, उसके बदले में कोई एसेट्स आ रही है मेरे पास, नॉन करंट एसेट ही आ रही है नॉन करंट एसेट के बदले में, तो उस केस में भी मैं क्या मानता हूं, और उसका कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो भी उसको मान लूंगा हाँ ये मेरा मतलब इस इंडेक्स में कवर हो जाएगी, तब भी अगर ये बाकी क्राइटेरिया मीट कर देती है तो। फिर आइए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये अभी तक हमारा जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो वाला करवाया मैंने आपको रिवाइज, अभी आगे कंटिन्यू चलता है। सेल हाईली प्रोबेबल, अगर मेरा सेल हाईली प्रोबेबल है, हमने अभी तक देखा इसका क्राइटेरिया था, एक तो था कि इमीडिएट सेल के लिए अवेलेबल होना चाहिए, हमने उसमें देखा था कि प्रेजेंट में जिस कंडीशन में है उसी में बेचेंगे। कुछ यूजुअल और कस्टमरी वगैरह के कुछ मतलब कि जो जैसा कि मतलब उससे सिमिलर एसेट्स में होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी देखे थे, वो सारे हैं, तब भी उसको मानेंगे इमीडिएट सेल। हमें एक इमीडिएट सेल की आज की डेट में जैसे कंडीशन में वैसे में ही उसको बेच सकता हूं मैं। फिर उसके बाद जो सेल है मेरे को पता है कि हाईली प्रोबेबल है, मतलब यहां पे हमने मीनिंग देखा था ना, हाईली प्रोबेबल क्या होता है, सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली देन प्रोबेबल, तो मतलब कि काफी हाईली प्रोबेबल है, तभी मैं कहूंगा कि हाँ हेल्ड फॉर सेल मैंने किया होगा इस एसेट को। तो बस सर इतना ही था ये, नहीं इसकी 5 कंडीशंस हो रहे हैं आगे। सर आपने 2 दिखाई थी पहले, तो आपने 2 इसमें करवा दिया एक्स्ट्रा, तो 5 इधर 7 होगी, तो बस ऐसा ही है, बट इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी कंडीशन है, आपको वैसे ही चलते फिरते आपके जनरल लाइफ से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है अलग। देखो टू बी सेटिस्फाइड फॉर द सेल टू बी कल, हम उसको कैसे कहेंगे कि ये सेल हाईली प्रोबेबल है, फॉर द सेल टू क्वालिफाई एज हाईली प्रोबेबल, एक क्राइटेरिया होगा कि हाईली प्रोबेबल होनी चाहिए, बट हम कब कहेंगे कि ये हाईली प्रोबेबल है, जब ये 5 कंडीशंस वगैरह मेरी मीट कर जाएगी। कौन सी है, दी एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी कमिटेड होना चाहिए, किससे, प्लान, कौन सा प्लान, सेल करने का, इसको एसेट या डिस्पोजल ग्रुप को। हमने देखा था डिस्पोजल ग्रुप क्या होता है, एसेट क्या होता है, वो सब देख के ही आए थे। अब एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने कमिट कर दिया है कि इसको सेल करेंगे हम। अब ये सर एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैं कहता हूं कि जैसे आप अपनी सीएफएम में हो, डेली का इतना टॉर्चर हो चुका है, सुबह से बैठे रहते हो शाम तक, रात के 10 बज जाते हैं, कभी 11 बज जाते हैं, सारा दिन इतना काम होता है, मन कर रहा है कि इसको आज ही डिस्पोज ऑफ कर दूं। मैंने डिसीजन ले दिया, मैंने कहा अरे इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, इसको क्लासिफाई करो एज हेल्ड फॉर सेल। क्या एक आर्टिकल के पास ये एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? नहीं।
तभी लिखा है यहाँ पे। आप तो डेली के डेली उसको हेल्ड फॉर सेल कर दो, आपका बस नहीं चलता वो तो। एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी कमिटेड टू ए प्लान। एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट अगर कह देती है, कमिट कर देती है। कमिट कैसे करती हैं? जैसे हम देखते हैं कि कुछ रेजोल्यूशंस वगैरह पास करने होते हैं, जैसे कंपनीज में देखते हैं हम, या फिर काफी अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड रेजोल्यूशन लगता है, किसी में हमारा शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन लगता है, तो हमारे काफी रेजोल्यूशन होते हैं, ठीक है, जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन, जनरल रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह। तो अगर वो पास हो जाता है मेरा, जिसकी भी अथॉरिटी है कि वो अगर मेरे को ये वाली एसेट सेल करनी है या फिर मेरे को पूरा सीजीओ सेल करना है, तो इसका रेजोल्यूशन लगना है, तो वो रेजोल्यूशन वगैरह के थ्रू इन्होंने कमिट कर दिया कि हाँ इसको सेल करना है, तो हम कह देंगे कि हाँ सेल हाईली प्रोबेबल है। मतलब कि उन्होंने कह दिया कि अब तो बेचना ही है। सेल हाईली प्रोबेबल, एक तो ये हो गया कि कमिट होना चाहिए मैनेजमेंट की साइड से, एप्रोप्रिएट लेवल की तरफ से, और एक एक्टिव प्रोग्राम हो गया उसको टू ट्रेस ए बायर एंड कंप्लीट द सेलिंग मस्ट हैव बीन इनिशिएटेड। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम शुरू हो गया बायर को खोजने का। अब वो कैसे होता है? अब ये लगा लो, आप अपने जनरली एरिया में भी देखोगे, आपको अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी सेल करनी है तो आप क्या करते हो? जैसे आपको मान लो अपने बिल्डिंग सेल करनी है, उसके लिए आप ब्रोकर्स के पास जाते हो, ब्रोकर को कहते हो कि मेरे को ये मेरा मकान बिका हुआ है, इस रेट पे बिका हुआ है, तो आप इसको बिकवा दीजिए। मतलब आपने उसको बोला है, वो बायर खोज के लाएगा, मतलब एक प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अभी ये कुछ और भी लगा लो, जैसे मेरे को कार वगैरह सेल करनी है अपना, तो OLX वगैरह के ऊपर मैं एडवर्टीजमेंट वगैरह कर देता हूँ कि हाँ ये मेरी एक कार है, इसकी फोटोज वगैरह डाल दी मैंने बढ़िया बढ़िया क्लिक करके। तो मतलब कि मैंने बायर खोजने का काम शुरू कर दिया है। सिर्फ ऐसे नहीं है कि मैंने कमिट किया कि हाँ बेचेंगे, मैंने काम भी शुरू कर दिया बायर खोजने। तो अभी तक हमने देखा कि सबसे पहले प्लान, वो मतलब कि अप्रूवल आ गया मैनेजमेंट की तरफ से कि बेच दो, हमने कहा चलो ठीक है बायर खोजने का काम शुरू करो। बायर खोजने का काम शुरू हुआ, उसके बाद मैंने आज के टाइम में अगर मैं मार्केट का वो बताऊं जो आपका नॉर्मली सोसाइटी में होता है, लोग क्या करते हैं प्रॉपर्टी को ना डीलर के पास भी ले जाएंगे, कहेंगे कि हमारा ये वाला मकान बिकवा दो। अब मान लो उस एरिया के अंदर रेट चल रहे हैं 50,000, मतलब एक गज का, एक स्क्वायर मीटर का रेट चल रहा है उनका, लगा लो 50,000 पर मीटर। ये क्या है मार्केट में जो नॉर्मली उस एरिया के अंदर रेट है, ये है। बट जो मैनेजमेंट थी उसने रेट निकाला बेचने के लिए 1 लाख पर स्क्वायर फीट। कहते हैं हम तो 1 लाख पर स्क्वायर मीटर में सेल करेंगे। तो क्या ये सेल हो सकती है? अभी यहाँ पे नॉर्मली भी जो लोग होते हैं वो ऐसे ऐसे रेट लगवाते रहेंगे, उनकी बेचने की कोई इच्छा नहीं होती। वो 1 लाख कह देंगे, 1 लाख हो जाएंगे, 1 लाख में भी चलो मान लो किसी तरीके से रेट बढ़ भी गए, तो वो सिर्फ ये देखना होता है कि उनको मैक्सिमम उनको कितना अमाउंट देने को रेडी हैं लोग, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी के रेट एनहांस करते रहें। अभी जब इन्फ्लेशन वगैरह आता है उस टाइम पे देखते होंगे कि आप प्रॉपर्टी के रेट कैसे आसमान छू जाते हैं। वहां पे क्या होता है कि इतना इन्फ्लेशन में ऐसा रेट हो जाता है कि मतलब सामने वाला रजिस्ट्री भी नहीं करवाता है, दूसरा पर्सन उसको पहले ही खरीद लेता है। वो मतलब कि 10,000 की प्रॉपर्टी क्या पता 25-30,000 में सेल हो रही होती है वहां पे। तो ऐसे ही करने के लिए भी लोग कई बार कह देते हैं डीलर को कि हाँ मेरी बिका हुआ है, बट उसमें हम देखते हैं कि सेल होगी नहीं, आपने रेट ऐसा मांग लिया है। अब 1 लाख में कौन सा बायर मिलेगा, उसको मिलेगा ही नहीं कोई। जब वहां पे रेट 50,000 का है, अगर आप 50,000 कहते या फिर 50 की जगह 51, 52 कुछ भी रिजनेबल तो हो कम से कम, अगर उतना रेट दे जाओ तब तो बिके वो। अब मैं कहूंगा कि 1 लाख चाहिए मेरे को, 1 लाख में कौन खरीदेगा, डबल रेट कौन देगा वहां पे, मतलब कि सेल हो ही नहीं पाएगी। सेल हाईली प्रोबेबल नहीं है। इसमें तो मैं कह रहा हूं प्रोबेबल ही नहीं दिखती मेरे को, तो हाईली प्रोबेबल की तो बात ही दूर की है। Asset must be actively marketed for sale at a price that is reasonable in relation to its current fair value। जो उसकी करंट फेयर वैल्यू है उस एसेट की, कि मतलब मार्केट में इस रेट पे बिकती है नॉर्मली, जैसे 50,000 पे सेल होती है वो, बट उसने रेट मांग लिया कितने, 1 लाख। 1 लाख में कौन खरीदेगा, कोई पागल थोड़े है, आप खरीदोगे क्या? मतलब रीजनेबल होंगे तभी कहेंगे हाँ हाईली प्रोबेबल है। ये सारी कंडीशंस मीट करनी चाहिए मेरी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक, सारी कंडीशन मीट होंगी तो मेरा हाईली प्रोबेबल माना जाएगा।
अब ये क्या लिखी है सर ग्रीन में आपने लाइन, नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। आप अभी ये समझो कि जो हेल्ड फॉर सेल हम डिफाइन करते हैं, सेम ही क्राइटेरिया मेरा वो होता है कि मैं वैसे सेल कर रहा हूं हेल्ड फॉर सेल, कि मैं अब ये होता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अपने शेयर होल्डर्स को। अब कोई एसेट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो बाकी हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कब क्लासिफाई करूंगा मैं, जब मेरा सारा क्राइटेरिया जैसा हेल्ड फॉर सेल का वही मीट कर जाएगी। बट एक यहाँ पे डिफरेंस था मेरा, वो यहाँ पे डाल दिया मैंने, इसलिए इसका अलग से कहीं टॉपिक नहीं डाला, क्योंकि ये सिमिलर ही है, इसमें कुछ और अलग नहीं है, सारे कंसेप्ट सेम है। बस एक ये है कि ये शेयर होल्डर्स के अंदर डिवाइड होती है, मतलब कि ओनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एसेट को। अब इसमें रीजनेबल प्राइस नहीं देखेंगे हम, नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर, मतलब ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके अलावा सारे पॉइंट इस पे एप्लीकेबल होंगे। अभी तक हमने क्या देखा, मैनेजमेंट ने कहा कि बेच दो, मैंने बायर ढूंढना शुरू कर दिया, ठीक है, बायर ढूंढने से शुरू किया, उसको रेट बताया जो मार्केट में रीजनेबल रेट था, उस पर कहा कि हाँ मेरे को लेके आओ कोई बायर, आप ढूंढ के ब्रोकर वगैरह को ओएलएक्स पे ऐड वगैरह दे दी। मतलब कि मेरे 3 पॉइंट निपट चुके हैं, इसमें कुछ डिफिकल्ट लगा आपको? नहीं, आगे वाले 2 और निपट जाएंगे ऐसे ही। अभी मेरे को सेल ट्रांजेक्शन ये एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो जाएगी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब कि क्लासिफिकेशन जिस दिन किया मैंने, जिस दिन उससे विद इन 1 ईयर के अंदर मैं इसको सेल कर दूंगा, ठीक है। मतलब कि विद इन 1 ईयर जिस दिन मैंने क्लासिफाई कर दिया, सारी कंडीशन मीट होगी, उससे विद इन 1 ईयर के अंदर से मैं उसको सेल कर चुका हूं। बट क्या ये सारी कंडीशंस मतलब कि अगर 1 ईयर से ज्यादा हो सकती है? हाँ, कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि जैसे अगर डिले हो जाता है किसी इवेंट या सर्कमस्टांसेस की वजह से विच आर बियॉन्ड द एंटाइटी कंट्रोल, जो कि एंटाइटी के कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि कुछ इवेंट सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि जिसको एंटिटी मतलब कि कंट्रोल कर ही नहीं सकती, कि उसको अवॉइड कर ही नहीं सकती, वो होंगे तो होंगे ही। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, एंटिटी ने एक मशीन निकाली मेरे को, एंटिटी ने एक मशीन दी, कहते कि हमें ये सेल करनी है, ठीक है, बायर वगैरह ढूंढने लगे, रीजनेबल रेट रखा, सब कुछ इमीडिएट सेल के लिए रेडी थी उस दिन, सब कुछ सही था। बट जिस दिन बायर आया, बायर ने कुछ अपनी इंस्पेक्शन वगैरह की, बायर ने इंस्पेक्शन की तो पता लगा, उस टाइम नहीं पता था, पहले नहीं पता था, जिस टाइम इन्होंने कहा कि हम बेचते हैं, बट जब बायर ने इंस्पेक्शन की तो पता लगा कि इसके अंदर ना कुछ डैमेज हुआ है, तो इसको ना रिपेयर करवाना होगा। और रिपेयर ना आप ही करवा के दोगे, बायर खुद नहीं करेगा रिपेयर, ठीक है। मतलब बायर कहता है कि मैं रिपेयर नहीं करूंगा, आप रिपेयर करोगे, उसके बाद परचेज कर लूंगा। अब हुआ क्या कि इसकी वजह से मेरा 1 साल से ज्यादा हो जाएगा। जिस दिन क्लासिफाई किया था मैंने उस दिन हेल्ड फॉर सेल, ठीक है, उस दिन मेरा सारे कंडीशंस मीट हो गई थी, लगा लो इमीडिएट उस दिन अवेलेबल भी सेल के लिए, मेरे सारे क्राइटेरिया मीट हो गए थे, मैनेजमेंट ने सारे रेजोल्यूशन वगैरह पास कर दिए थे, मेरा बायर भी ढूंढने का प्रोग्राम शुरू हो चुका था, मेरा उसका रीजनेबल रेट भी डिसाइड किया था कि हाँ इस जो मार्केट में रेट है उसी के ऊपर मैं बेचने को रेडी था, ठीक है, सारी कंडीशंस मेरी मीट हो गई थी। बट ये 1 ईयर के अंदर भी मेरे को एक्सपेक्टेड था कि सेल हो जाएगी। बट हुआ क्या कि कुछ ऐसे इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस जनरेट हो गए। कैसे? जैसे कि उसने इंस्पेक्शन की, डैमेज निकल गई, वो कहता भाई ये आप सही करवा के दे दो तो मैं ले लूंगा इसको। अगर मेरे को पता है कि वो डैमेज जो हुई थी रिपेयर करवानी है, वो रिपेयर मेरी सक्सेसफुली हो जाएगी तो उस केस में मैं 1 ईयर के बाद भी अलाउ कर दूंगा, हाँ कि कोई नहीं, आप मोर देन 1 ईयर भी उसको अपनी बुक्स में हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करके रख सकते हो। एक तो ये हो गया। और अगर वो साथ में सफिशिएंट एविडेंस प्रोवाइड कर देता है कि एंटिटी इज स्टिल कमिटेड, एंटिटी अभी भी कमिटेड है, उनका कोई इरादा चेंज नहीं हुआ, उनका जो डिसीजन था वो उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने चेंज कर दिया कि हाँ पहले सोचा था कि सेल करेंगे बट आज नहीं, वो अभी भी कमिटेड है, उनके पास ऐसा सफिशिएंट एविडेंस है कि वो उसको यूज नहीं करना चाहते, ना राइट ऑफ करना चाहते, वो उसको सेल करना चाहते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। अभी इसके ना कुछ एग्जांपल्स भी करवाऊंगा मैं आपको, कौन से, एक तो 6th करवाना है मेरे को, 9th 10th 8th, ठीक है। इसका एक और पॉइंट रहता है वो करवा के फिर करवाता हूँ आपको। एक्शंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्लान शुड इंडिकेट दैट इट इज अनलाइकली दैट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द प्लान, मतलब कि कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस प्लान के अंदर, कौन से प्लान के अंदर, जो सेल करने का प्लान था आपने बनाया था उसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस वगैरह नहीं आ रहे हैं, विल बी मेड, मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड नहीं होंगे, और दैट प्लान विल बी विदड्रॉन, और ये प्लान भी विदड्रॉ नहीं किया जाएगा, मतलब कि प्लान कमिटेड ही रहेगा हमारा, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है उनका।
तो उस केस में अगर ये सारी कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो मैं कहूंगा कि हाँ सेल मेरी हाईली प्रोबेबल है, और हाईली प्रोबेबल भी है और मेरी इमीडिएट अवेलेबल भी है सेल के लिए। ये दोनों क्राइटेरिया मीट होते ही मैं कहूंगा कि हाँ आ जाओ, आपका वेलकम है इंडेक्स 105 में। हाईली प्रोबेबल कब कहा मैंने? मैनेजमेंट ने कहा कि बेच दो, मैंने बायर ढूंढना शुरू किया और उस रेट पे जो मार्केट में रेट था उसके ऊपर ही बायर ढूंढना शुरू किया, ठीक है। और मेरे को पता है कि 1 ईयर के अंदर मैं इसको सेल कर दूंगा, और मेरा ये भी है कि इस प्लान को मैं विड्रॉ भी नहीं करूंगा, ना कोई सिग्निफिकेंट चेंज होगा, ठीक है। तो उस केस में कहूंगा कि हाँ हाईली प्रोबेबल है, मतलब तो सेल हो ही जाएगी। अगर आप भी कुछ बेचने जाओ, ठीक है, आप बायर ढूंढने लग जाओ, उसका रेट आप जो मार्केट में बिकता है उसी रेट पे ढूंढने लगो, तो आपको पता है ना कि वो सेल हो ही जाएगी। समझ रहे हो? इन्होंने यही लिखा है, ये 5 क्राइटेरिया दिए, 1 2 3 4, एक नेक्स्ट पेज पे था हमारा। ये सब मीट हो जाते हैं तो कहूंगा कि हाँ ये सेल मेरी हाईली प्रोबेबल है, मतलब हो ही जाएगी। तो चलिए कुछ ऐसे स्टडी मॉड्यूल के एग्जांपल्स करते हैं। सबसे पहले करते हैं एग्जांपल 6। यस, चलिए पहुंच चुका हूं मैं, तो आप भी आइए। इसके अंदर है हमारा, एक बार कंसेप्ट भी दिखा देता हूं आपको, कौन सा कंसेप्ट से रिलेटेड था मेरा एग्जांपल 6। ये तो सारा ही था हाईली प्रोबेबल सेल से रिलेटेड ही था, अलग अलग वाला नहीं था। तो एक काम करता हूं मैं, पहले आपको ना 6 की जगह 9th 10th और 8th एग्जाम्पल करवा के आता हूँ, उसके बाद करवाऊंगा 8th 9th 10th करवाता हूँ पहले। An entity is committed to its selling plan of a manufacturing facility in its present condition and so classifies it as held for sale। एक मैनेजमेंट ने कमिट किया है कि इसको सेलिंग कर देंगे, मतलब सेलिंग प्लान इन्होंने बनाया था कि हाँ इसको बेचने का प्लान है, तो उसको कमिट कर दिया, मतलब कुछ रेजोल्यूशन वगैरह उन्होंने पास कर दिया अपनी तरफ से। इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, कि वो रेडी है, जैसी कंडीशन में वो एसेट है उसको उसी कंडीशन में बेचने को रेडी है वो। एंड सो क्लासिफाइज, तो उन्होंने क्लासिफाई कर दिया इसको एज हेल्ड फॉर सेल, ठीक है। आफ्टर ए फर्म परचेज कमिटमेंट दी बायर्स इंस्पेक्शन आइडेंटिफाइज इन्वायरमेंटल डैमेजेस नॉट प्रीवियसली नोन टू एग्जिस्ट। अब जो आफ्टर फर्म परचेज कमिटमेंट, जो मतलब कि बायर आया मेरे पास, उसने कुछ, उसके बाद उसने कुछ इंस्पेक्शन की, बायर ने कुछ एनवायरमेंटल डैमेजेस जो पहले पता नहीं लगे थे वो पता लगे उसको इंस्पेक्शन में, हमें नहीं पता थे, ठीक है। ये कुछ डैमेजेस एग्जिस्ट करते हैं। द एंटिटी इज रिक्वायर्ड बाय द बायर टू मेक गुड द डैमेज। तो जो बायर था उसने कहा कि जो एंटिटी है वो इसको रिपेयर करके देगी, मतलब विच विल एक्सटेंड द पीरियड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेल बियॉन्ड 1 ईयर। तो जिस वजह से क्या होगा कि मेरा पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा टू कंप्लीट दी सेल, मतलब कि सेल विद इन 1 ईयर के अंदर नहीं हो पाएगी जो हमारा रिक्वायर्ड था 1 ईयर के अंदर। However, the entity has initiated actions to make good the damage। तो एंटिटी ने एक्शंस स्टार्ट कर दिए हैं उसको रिपेयर करने के, और सेटिस्फैक्ट्री रेक्टिफिकेशन हाईली प्रोबेबल है। मैंने ये कहा था कि अगर आपको लगता है कि हाँ इसको रिपेयर कर हो जाएगी, पॉसिबल है रिपेयर होना, ठीक है, हाईली प्रोबेबल है, तो उस केस में इसको क्या होगा, मोर देन 1 ईयर भी अलाउड कर दोगे इसको, तो इसको क्लासीफाई एज हेल्ड फॉर सेल कर सकते हो आप अपने बुक्स में। सो इन दिस सिचुएशन एक्सेप्शन टू 1 ईयर रिक्वायरमेंट विल बी मेड। जो हमारी एक्सेप्शन दी हुई थी ना, वैसे तो 1 ईयर के अंदर होना चाहिए था, बट ऐसे कुछ सर्कमस्टांसिस वगैरह हो गए थे मेरे जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं थे। अब आइए 9th इलस्ट्रेशन एग्जांपल पे। एन एंटिटी इज द माइनिंग इंडस्ट्री इज कमिटेड टू ए प्लान टू सेल ए डिस्पोजल ग्रुप। एक एंटिटी ने जो माइनिंग इंडस्ट्री में है उसने एक प्लान को कमिट कर दिया, मतलब कि रेजोल्यूशन वगैरह पास कर दिया है कि उसको उस पूरे ग्रुप को सेल कर देंगे। दैट रिप्रेजेंट्स ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट रेगुलेटेड ऑपरेशंस, जो कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है जो ऑपरेशंस वो करती है उसका। दिस सेल रिक्वायर्स रेगुलेटरी अप्रूवल। तो जो इसकी सेल है ना वो एक रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए उसको, ठीक है, विच कुड एक्सटेंड द पीरियड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेल बियॉन्ड 1 ईयर। अब ये लगा लो रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए ये लगा लो रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए अगर इसको, ठीक है, मतलब कि ये ऐसा सरकमस्टांस इवेंट है
जो कि एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड एंटिटी के कंट्रोल है, तो इसमें हमारा 1 ईयर वाला एक्सेप्शन लग जाएगा। यस, वही दे रखा है इन्होंने कि रेगुलेटरी अप्रूवल की वजह से ये डिले हो जाएगा, तो ये इसको क्या कहेंगे, एक्सेप्शन है, तो इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। Actions necessary to obtain approval cannot be initiated until after a buyer is known and a firm purchase commitment is obtained। और जो ये एक्शन है necessary to obtain approval cannot be, जो ये अप्रूवल लेना ना इनको रेगुलेटरी अप्रूवल, ये इसकी वजह से क्यों डिले हो रहा है, क्यों, क्योंकि इस जो एक्शन नेसेसरी टू obtain अप्रूवल ये तभी इनिशिएट हो पाएंगे जब बायर का पता लग जाएगा हमें। जैसे कि आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है, रजिस्ट्री वगैरह होती है उसकी, वो आप जब तक बायर नहीं लगेगा आपको पता कि कौन है बायर उसका, तब तक आप उसको कर ही नहीं पाओगे सेल। क्यों, रजिस्ट्री वगैरह बायर के नेम पे ही होगी। अगर मान लो आप कोई व्हीकल भी सेल कर रहे हो, आरसी वगैरह किसके नाम पे करवाओगे आप ट्रांसफर, वो जब आपको बायर पता लगेगा तभी होगी ना। तो मतलब कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल वगैरह चाहिए होते हैं, और जो कि आप सिर्फ तभी ले पाओगे जब आपको बायर का पता लग जाए और फर्म की परचेज कमिटमेंट ऑब्टेंड हो जाए, उसके बाद ही। तो इस केस में क्या होगा कि इनका मोर देन 1 ईयर हो जाता है तो अलाउड है। अगर ए फर्म परचेज कमिटमेंट इज हाईली प्रोबेबल विद इन 1 ईयर, फर्म की परचेज कमिटमेंट तो प्रोबेबल है कि विद इन 1 ईयर हो जाएगी, बट रेगुलेटरी की वजह से डिले होगा, तो हाँ कह देंगे कि दी एक्सेप्शन टू 1 ईयर कमिटमेंट विल बी मेट। तो अब 10th एग्जांपल, ए कंपनी इज कमिटेड टू ए प्लान टू सेल ए नॉन करंट एसेट एंड क्लासिफाइज द एसेट एज हेल्ड फॉर सेल। ये क्या है, कमिट करती है मैनेजमेंट, वही एक कंपनी ने कमिट किया, मतलब रेजोल्यूशन वगैरह पास कर दिया कि नॉन करंट एसेट को सेल करने के लिए, और उसने फिर क्लासिफाई कर दिया एज हेल्ड फॉर सेल, ठीक है। ड्यूरिंग द इनिशियल 1 ईयर पीरियड द मार्केट कंडीशंस डिटेरियोरेटेड, मतलब कि फर्स्ट ईयर पीरियड तक के अंदर उनका क्या हुआ कि मार्केट कंडीशंस बिल्कुल डिटेरियोरेट हो गई थी, जिस वजह से वो एसेट सोल्ड नहीं हो पाई है ड्यूरिंग, मतलब कि एंड ऑफ द पीरियड तक भी सेल नहीं हो पाई है। ड्यूरिंग दैट पीरियड दी कंपनी एक्टिवली सोलिसिटेड, जो ड्यूरिंग दैट पीरियड मतलब कि इस पीरियड के अंदर कंपनी एक्टिवली सोलिसिट कर रही थी, मतलब कि बायर्स वगैरह को खोज रही थी, बट उसको कोई रीजनेबल ऑफर से नहीं मिले परचेज के, कि कोई बायर आया और उसको कहे हाँ भाई जो रेट रीजनेबल है उसके ऊपर मैं, ठीक है, मतलब नहीं मिले उसको रीजनेबल ऑफर। दी कंपनी रिड्यूस्ड, तो उसकी वजह से क्या किया कंपनी ने, अपने प्राइस भी रिड्यूस कर दिए एसेट की, कि चलो इतने पे नहीं मिल रहा तो कम पे मिल जाएगा कोई। दी एसेट कंटिन्यूज टू बी एक्टिवली मार्केटेड एट ए प्राइस दैट इज रीजनेबल गिवन दी चेंज इन मार्केट कंडीशन। तो एसेट कंटिन्यू है, एक्टिवली मार्केटेड हो रही है एट ए प्राइस जो कि रीजनेबल है मार्केट कंडीशंस का इंपैक्ट देने के बाद, ठीक है, मतलब रीजनेबल प्राइसेस पे हो रही है, एक्टिवली बायर्स को भी सोलिसिट कर रही है। तो उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि आप मैनेजमेंट के कंट्रोल में था कि मार्केट कंडीशंस बिल्कुल डिटेरियोरेट हो गई हैं, नहीं, हमारे एंटिटी के कंट्रोल में नहीं था, तो उस केस में क्या करेंगे, इसको एक्सेप्शन दे देते हैं। जो मैनेजमेंट के कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गया, ऐसे इवेंट्स, मतलब यहाँ पे सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई कि मैं एंटिटी के कंट्रोल में ही नहीं है, तो उस केस में इसको हेल्ड फॉर सेल रहने देते हैं, अगर विद इन 1 ईयर भी मेरी सेल नहीं होती है तो इस केस में द एक्सेप्शन ऑफ 1 ईयर रिक्वायरमेंट विल बी मेट एट द एंड ऑफ द इनिशियल 1 ईयर पीरियड द एसेट वुड कंटिन्यू टू बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। बस यही दे रखा है। तो आइए एक बार हमारे नोट्स पे चलते हैं दोबारा से। अभी हमने किया 9th 10th 8th, अभी हम करते हैं एग्जाम्पल 6th और करते हैं अभी। साथ में 7th भी कर ही देंगे। अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो कमेंट जरूर किया करो, लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करा करो, ठीक है। At the end of the reporting period, ABC Company's board of directors has approved a plan to sell a non-current asset. At the end of reporting period, मतलब रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में एबीसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया एक प्लान को, एसेट को, नॉन करंट एसेट को सेल करने का, ठीक है, मतलब कि कमिटमेंट हो गई है मैनेजमेंट की तरफ से। दी एवेंचुअल डिस्पोजल रिक्वायर्स अप्रूवल बाय ए मेजोरिटी ऑफ कंपनी शेयर होल्डर थ्रू ए फॉर्मल वोट विच विल टेक प्लेस आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इन्होंने कहा कि इवेंचुअल डिस्पोजल रिक्वायर्स अप्रूवल, तो इसका डिस्पोजल के साथ में ना इन्होंने बोर्ड के डायरेक्टर्स ने तो अपना अप्रूव कर दिया था प्लान, उसके साथ में इनको एक और चाहिए अप्रूवल किसका, मेजोरिटी ऑफ कंपनी के शेयर होल्डर्स का भी, थ्रू ए फॉर्मल वोट, एक वोट के थ्रू, विच विल टेक प्लेस आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, जो कि रिपोर्टिंग पीरियड के बाद होगा। मतलब कि ये मान लेता हूँ कि रिपोर्टिंग पीरियड मेरी ये है, रिपोर्टिंग पीरियड खत्म कब होता है मेरा, मान लो 31 मार्च
2025 को मेरा एंड हो गया मान लो रिपोर्टिंग पीरियड। अभी इन्होंने क्या किया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे इन्होंने तो 31 मार्च तक उसको प्लान को अप्रूव कर दिया सेल करने का, ठीक है। बट जो शेयर होल्डर्स है उनका फॉर्मल वोट मिलेगा इनको आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब 31 मार्च के बाद, जब मेरा ईयर एंड क्लोज हो चुका है, मतलब ईयर एंड हो चुका है उसके बाद नेक्स्ट ईयर में, मतलब कि 31 मार्च के बाद। एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड के एंड में ए मेजोरिटी ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स हैव प्रोवाइडेड द कंपनी विद साइंड इररिवोकेबल एग्रीमेंट स्टेटिंग दैट दे विल वोट इन फेवर ऑफ द डिस्पोजल। बट हुआ क्या कि जो इसके मेजोरिटी ऑफ कंपनी के शेयर होल्डर थे उन्होंने एक साइंड एग्रीमेंट दे दिया है जिसपे लिखा था कि वो उसके डिस्पोजल के फेवर में ही वोट करेंगे, मतलब कि फॉर्मल वोट से पहले उन्होंने अपनी वो दे दी है इरिवोकेबल, उसको रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है। एग्रीमेंट साइंड दिए हैं बिल्कुल, तो मतलब कि अब तो मेरी एसेट सेल हो ही जाएगी, चाहे फॉर्मल, ये तो एक फॉर्मेलिटी रहेगी ना मेरी, सिर्फ फॉर्मल वोट तो ये ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम वोट फेवर में ही करेंगे। अब मेरे पास मतलब कि उस दिन शेयर होल्डर्स की भी पूरी अप्रूवल आ चुकी है, ठीक है। इन्होंने लिखा है ना कि मेजोरिटी की अप्रूवल आ चुकी है, और यहाँ पे क्या लिखा था, इवेंचुअल डिस्पोजल रिक्वायर्स अप्रूवल बाय ए मेजोरिटी, और मेजोरिटी की अप्रूवल चाहिए थी, मेजोरिटी की आ चुकी है मेरे को, चाहे फॉर्मल नहीं आई थी बट उन्होंने इररिवोकेबल एग्रीमेंट साइन करके दिए मेरे को, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो कमिटमेंट पूरी हो चुकी है कि सेल कर दो, और बाकी कंडीशंस भी मैं चेक कर लिए कि मान लो अगर क्वेश्चन में दी हैं कि बाकी कंडीशंस वगैरह, तो आप यही मानोगे कि हाँ सारी कंप्लीट ही हैं, बट इसके अंदर देखते हैं दिए नहीं दिए। एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड ए मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स हैव विल साइन एग्रीमेंट दे विल वोट द हाईली प्रोबेबल टेस्ट इज मेट। तो इससे क्या हुआ कि आपका हाईली प्रोबेबल टेस्ट मीट हो गया, मतलब कि कमिटमेंट वगैरह का आप कहोगे कि हाँ कमिटमेंट हो चुकी है, तो बाकी वाले कंडीशन आप ये मानोगे कि हाँ बाकी मीट हो चुकी हैं। बट आप एग्जाम में कैसे इसका आंसर दोगे अगर ऐसा क्वेश्चन है, तो आप सारा पहले तो वो 5 कंडीशन लिख देना, उसके बाद सारा कुछ मतलब बताना है ये कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में जो दिया एनालिसिस वगैरह करना, फिर आखिरी में कंक्लूजन देके आना, ठीक है। क्योंकि इतना सा सिर्फ लिखोगे आंसर कि हाईली प्रोबेबल टेस्ट मीट हो गया बिकॉज दी शेयर होल्डर्स हैव इररिवोकेबली कमिटेड टू अप्रूविंग द ट्रांजैक्शन एंड देयरफॉर द वोट बाय द शेयर होल्डर इज मेरे लिए फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो इसमें आप ये टेस्ट मीट हो गया हाईली प्रोबेबल वाला, कौन सा कमिटमेंट आ गई है, हम ये मानते हैं कि बायर भी ढूंढना शुरू कर देंगे ये, और रीजनेबल रेट पे ढूंढेंगे, और विद इन 1 ईयर के अंदर सेल कर देंगे, और इनका कोई कमिटमेंट चेंज नहीं होगा बाद में, ठीक है। अब 7th भी देख लेते हैं। कंपनी XYZ होल्ड करती है 85% इंटरेस्ट एक सब्सिडरी में, XYZ होल्ड करती है 85% इंटरेस्ट, कौन सी सब्सिडरी है इसकी, ABC, मतलब कि इसको कहूं मैं सब्सिडरी है मेरी है, और ये होगी मेरी पेरेंट। एट द एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ABC, मतलब कि सब्सिडरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया एक प्लान को सेल करने का नॉन करंट एसेट्स को कंपनी XYZ को, मतलब कि अपनी पेरेंट को सेल करना चाहती है वो, और 85% की शेयर होल्डिंग है उसकी ABC की जिसको सेल कर रही है। अब ये इन्होंने डिसीजन लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, ठीक है। इवेंचुअल डिस्पोजल रिक्वायर्स अप्रूवल बाय ए मेजॉरिटी ऑफ कंपनी के ABC शेयर होल्डर्स थ्रू ए फॉर्मल वोट, द इवेंचुअल डिस्पोजल रिक्वायर्स अप्रूवल बाय ए मेजॉरिटी ऑफ कंपनी के शेयर होल्डर थ्रू ए फॉर्मल अप्रूवल, मतलब कि सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स का वोट चाहिए फॉर्मल वोट, विच विल टेक प्लेस आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, जो कि रिपोर्टिंग पीरियड के बाद में होगा, ठीक है जी। और ये कब हुआ था, इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कब किया था अप्रूव, एट द ईयर एंड, वही सेम अभी तक तो ऊपर वाली सेम ही चल रही है यहाँ पे, मतलब कि एट द ईयर एंड पे अप्रूवल कर दिया उसने, मतलब कि 31 मार्च तक उन्होंने अप्रूवल कर दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, बट जो इवेंचुअल डिस्पोजल रिक्वायर्स अप्रूवल चाहिए जो शेयर होल्डर्स का फॉर्मल वोट के थ्रू, वो होगा आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, मतलब 31 मार्च के बाद होगा वो अप्रूवल फॉर ए ट्रांजेक्शन विद ए मेजर शेयर होल्डर इन दिस केस द पेरेंट। तो इसमें मेजर शेयर होल्डर कौन सा हो गया, XYZ हो गया, ये पेरेंट है, इसका 85% शेयर होल्डिंग है उसमें, तो 50% बाकी किसी और के पास होंगे, वो माइनर शेयर होल्डर्स हो गए मेरे, ठीक है। मेजर शेयर होल्डर XYZ हो गया, इन दिस केस द पेरेंट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आर गिवन प्रोटेक्शन इन लॉ इफ द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन एक्सीड्स ए स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड। तो लॉ ने ना एक माइनॉरिटी को कुछ प्रोटेक्शन दी है कि अगर इस वैल्यू से ज्यादा
अगर आप सेल करते हो, एक इन्होंने डिसाइड कर दी कि वैल्यू इससे ज्यादा अगर आप सेल करते हो तो उसका माइनॉरिटी का इंटरेस्ट ब्रीच ना हो, तो इसलिए इन्होंने कुछ उसमें प्रोटेक्शन दी है। तो देखते हैं, दी लॉ प्रिवेंट्स एक्सवाइजेड कंपनी फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मल वोट ऑन सच ए ट्रांजेक्शन। तो लॉ क्या करता है कि इनको शेयर होल्डर्स की मेजोरिटी चाहिए थी, बट यहां पे लॉ ने कहा कि XYZ उसमें वोट नहीं कर पाएगा, प्रिवेंट कर दिया उसने वोटिंग से, फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन दी फॉर्मल वोट ऑन सच ए ट्रांजेक्शन। नहीं तो XYZ कहता हाँ हाँ वोट है मेरी साइड से, तो हो गया सारा मेजोरिटी। कंपनी एबीसी हैज नॉट रिसीव्ड एनी अंडरटेकिंग टू वोट इन ए पर्टिकुलर मैनर फ्रॉम एनी ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो मतलब कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की साइड से कंपनी एबीसी को, मतलब कि जो सब्सिडरी है उसको माइनॉरिटी से कोई भी अंडरटेकिंग वगैरह नहीं मिली। जैसे ऊपर वाले केस में हमें एक अंडरटेकिंग मिल गई थी फॉर्मल वोट से भी पहले कि कोई वोट वगैरह करेंगे उसके फेवर में, किसी भी शेयर होल्डर से नहीं मिली है। तो इस केस में क्या मेरा कमिटमेंट कंप्लीट हो गई है? हाईली प्रोबेबल में हमने जो कंडीशन देखी थी, हाईली प्रोबेबल में कमिटमेंट वाली कंडीशन देखी थी, वो मीट नहीं हुई है। इसमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए था मेजोरिटी, वो आया नहीं है, एक का भी नहीं आया मेरे पास। तो उस केस में क्या होगा? इसको क्या मान ले कि हाईली प्रोबेबल है? नहीं, अरे भाई इसको तो बेचना, अभी अप्रूवल ही नहीं आया, आगे का प्रोसेस तो बाद की बात है, तो इसको हाईली प्रोबेबल नहीं मानेंगे। तो क्या इंड एस 105 में आ जाएगी? नहीं, दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए ना, अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल और हाईली प्रोबेबल। ये हाईली प्रोबेबल है ही नहीं। इट इज पॉसिबल दैट द प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन मेड बी कंट्रोवर्शियल एंड द आउटकम ऑफ द शेयर होल्डर वोट इज अनसर्टेन। तो शेयर होल्डर का वोट अब पता नहीं है कि वो अनसर्टेन रहेगा कि वो फेवर में भी कर सकता नहीं कर सकता। तो मतलब मेरा रिपोर्टिंग डेट मतलब 31 मार्च तक नहीं पता है कि क्या होगा। अगर मेरे को 31 मार्च को ये नहीं पता कि मेरी हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया मीट कर रही है, अगर मैं उस दिन पता कर पा रहा हूँ कि 31 मार्च तक कि मेरा हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया मीट हो गया है, तो उसको क्लासीफाई कर दूंगा हेल्ड फॉर सेल। बट अगर उस दिन नहीं पता मेरे को, तो उस केस में नहीं करूंगा। यहां पे नहीं पता, नहीं करूंगा। फ्रॉम कंपनीज एबीसी परस्पेक्टिव द हाईली प्रोबेबल टेस्ट इज नॉट मेट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बिकॉज द आउटकम ऑफ द फॉर्मल वोट बाय द रिमेनिंग शेयर होल्डर इज टू अनसर्टेन। कि जो रिमेनिंग शेयर होल्डर मतलब कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की साइड से वोट आना है वो अनसर्टेन है। अभी वो फेवर में भी कर सकते हैं, अगेंस्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आइए दोबारा से हमारे नोट्स पे चलते हैं। हमारा ये पोर्शन भी हो गया, निपटा दिया हमने। अब कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज दिए हुए हैं मैंने, ये काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियोज हैं, आपको काफी मजा आएगा। एसेट्स टू बी अबंडेंट, इसकी बात तो हम पहले भी करके आए थे, आपको आई होप याद आ गया होगा जब हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस कर रहे थे। याद करवाता हूं आपको, यहां पे डिस्पोज्ड ऑफ में यहां पे लिखा था मैंने अबेंडन, ठीक है। एसेट्स टू बी अबेंडन एंड एंटिटी सेल नोट, जो एसेट मेरी अबेंडन होगी उसको क्लासिफाई नहीं करूंगा एज हेल्ड फॉर सेल। क्यों? जो एसेट मेरी अबेंडन का मतलब क्या होता है कि मैं अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहा, उसके कुछ भी XYZ रीजन हो सकते हैं। मतलब कि बिजनेस में आप यूज नहीं कर रहे हो उस एसेट को, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। जैसे कि मैं कह देता हूं कि मेरी जो उसकी इकोनॉमिक लाइफ थी एसेट की, इकोनॉमिक लाइफ थी, जितनी लाइफ थी वो सारी कंप्लीट हो गई है। अब उसको मैं सेल नहीं करूंगा, सेल नहीं करूंगा उसको, बट अब उसको राइट ऑफ कर दूं अपनी बुक्स में, राइट ऑफ कर दूंगा इसको अपनी बुक्स में। इकोनॉमिक लाइफ उसकी कंप्लीट हो चुकी है तो उसको राइट ऑफ कर दूंगा अपनी बुक्स में। तो मतलब कि हाँ बिजनेस में से अब मेरी हट चुकी है वो, या फिर हटेगी। एसेट्स टू बी अबेंडन मतलब कि अबेंडन हो जाएगी अगर, तो उसको क्या क्लासिफाई एज हेल्ड फॉर सेल करेंगे? नहीं। हेल्ड फॉर सेल का हमने एक डेफिनेशन देखा था, मीनिंग देखा था, क्या था मेरा उसका मीनिंग? हेल्ड फॉर सेल जिसका प्रिंसिपली थ्रू सेल ट्रांजेक्शन, मतलब सेल ट्रांजेक्शन से मैं रिकवर करूंगा अमाउंट अगर, बट इसकी तो इकोनॉमिक लाइफ ही पूरी हो गई है, इसको मैं बेच के क्या रिकवर करूंगा? अब कुछ नहीं होने वाला मेरा, इसका बिकेगा ही नहीं मेरा कुछ। या फिर कुछ ऐसा लगा लो कि मैं उसको राइट ऑफ कर दिया, इकोनॉमिक लाइफ पूरी हो गई थी। या फिर ऐसा कुछ हुआ कि मैं उसको अब सेल नहीं कर रहा, यूज भी नहीं करूंगा, अब यूज करने से भी कैश फ्लो नहीं कर रहा, सेल भी नहीं करूंगा, ठीक है बस। तो उस केस में क्या उसको हेल्ड फॉर सेल कर दे? नहीं। मेरा मेन ये होता है कि वहां पे प्रिंसिपली सेल से रिकवर करूंगा अगर मैं अमाउंट, मेरा पर्पस है कि सेल करके ही उससे रिकवर करूंगा।
उस केस में ही हेल्ड फॉर सेल करना होता है। तो अबेंडन वाले को हेल्ड फॉर सेल नहीं करोगे। यहाँ पे देखो, एन एंटिटी सेल नॉट क्लासिफाई एज हेल्ड फॉर सेल और ए नॉन करंट एसेट और डिस्पोजल ग्रुप, मतलब कि चाहे नॉन करंट एसेट हो या डिस्पोजल ग्रुप, उसको अगर अबेंडन हो जाता है तो क्लासिफाई नहीं करोगे हेल्ड फॉर सेल। ठीक है, दैट इज टू बी अबेंडन, मतलब कि जो कि अबेंडन कर देंगे कर देंगे कर देंगे। ठीक है, दिस इज बिकॉज इट्स कैरिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड प्रिंसिपली थ्रू कंटिन्यूइंग यूज, मतलब कि हमारा पर्पज है कि हाँ थोड़े टाइम तक यूज के बाद इसको अबेंडन करने वाले हैं, जिसमें मेरे को था कि सेल करने वाले हैं, सेल करेंगे, मेरा पर्पज है कि आज खरीद लो, उस केस में हेल्ड फॉर सेल होगी थी मेरी। बट जिसको मेरे को ये कि हाँ अब बिजनेस में इसकी इकोनॉमिक लाइफ अभी 2-4 महीने की पड़ी होगी तो उसके बाद अबेंडन कर दूंगा इसको, बिजनेस से हटा दूंगा इसको। अब या फिर मैं मार्केट में उसकी कोई सेल कर ही नहीं पाऊंगा, लगा लो बस जब तक यूज कर रहा हूँ, इकोनॉमिक लाइफ भी चलो पड़ी हुई है मेरी, बची हुई है उसकी, बट उसको यूज नहीं करूंगा मैं, अब उसको बस अबेंडन कर दूंगा, बिजनेस से हटा दूंगा, बिजनेस में यूज करना बंद हो जाएगा मेरा, सेल भी नहीं कर रहा तो वो भी रिकवर तो नहीं कर रहा ना सेल करने से, तो उसको भी अबेंडन कहेंगे, तो उसको भी क्लासिफाई नहीं करेंगे एज हेल्ड फॉर सेल। हमारा इंडेक्स ये तो हमने जो कंडीशन देखी थी वो हेल्ड फॉर सेल की तो देखी थी कि हेल्ड फॉर सेल कब कहेंगे उसको, जब वो इमीडिएट फॉर अवेलेबल इमीडिएट फॉर है, मतलब कुछ मतलब इंडेक्स 105 कब लग रहा था मेरा, जब मेरा हेल्ड फॉर सेल थी और उसमें कुछ कंडीशंस मीट हो रही थी, कौन सी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल और एक हाईली प्रोबेबल था कि सेल, तो उस केस में इंडेक्स 105 लगा रहे थे। अब ये तो हेल्ड फॉर सेल ही नहीं है तो इसके ऊपर इंडेक्स 105 लगेगा नहीं, बट एक केस में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन माना जा सकता है इसको, वो बताता हूँ अभी। थ्रू कंटिन्यू यूज इवन इफ दैट यूज इज फॉर ए शॉर्ट पीरियड बिफोर अमेंडमेंट, तो इसको हम मेन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारा पर्पस नहीं है कि कुछ सेल करके पैसा रिकवर करेंगे। ये ठीक है जितना भी टाइम है यूज करने से ही मेरे बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, मतलब जब भी मैंने सोचा कि 2-4 महीने बाद इसको बिजनेस से हटा दूंगा, तब तक इस इंडेक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, जैसे चलता आ रहा है बाकियों में चलने दो उसको, डेप्रिसिएशन वगैरह लग रहा है लगने दो। अब इंडेक्स 105 में आने के बाद ना आप डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाओगे एसेट्स पे, अमोर्टाइजेशन भी नहीं करोगे। अब यही देखा है, दिस इज बिकॉज इट्स कैरिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड प्रिंसिपली थ्रू कंटिन्यूएशन। और वहां पे हेल्ड फॉर सेल की डेफिनेशन ही अलग थी, वहां पे था प्रिंसिपल रिकवर्ड प्रिंसिपली थ्रू मतलब सेल, अब यहाँ पे यूज आ गया, अब यूज से ही लेना मेरे को प्रिंसिपली, तो उस केस में तो हेल्ड फॉर सेल बना ही नहीं, हेल्ड फॉर सेल की डेफिनेशन मीट ही नहीं हुई, तो हेल्ड फॉर सेल है ही नहीं है। इवन इफ दैट यूज इज फॉर ये यूज मेरा बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हो कि अबेंडनमेंट होने से पहले शॉर्ट पीरियड के लिए यूज कर रहा हूं मान लो। However, if a disposal group is to be abandoned, meets the criteria for a discontinued operation. अब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का जब हमने डेफिनेट मीनिंग देखा था उस टाइम भी बात की थी मैंने, यहाँ पे लिखवाया था आपको अबेंडन, अगर ये वाला क्राइटेरिया मीट कर जाती है तो हम इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन जरूर मान लेंगे, और उसका फिर उसी तरीके से कहाँ गया वो, हाँ ये रहा, तो उसी तरीके से इसके इंडेक्स 105 के अकॉर्डिंग उसका प्रेजेंटेशन वगैरह करेंगे, जैसा हमारा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का बताता है कि हाँ ऐसे इसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वैसे करेंगे इसका। कौन से सेट, ये डिस्पोजल ग्रुप का, वहां पे डिसकंटिन्यूड डिस्पोजल ग्रुप मेरा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कब होगा, हमने देखा था कि डिस्पोजल ग्रुप मेरा सीजीयू भी हो सकता है, और डिस्पोजल ग्रुप मेरा होता क्या कि मतलब कि एक से ज्यादा एसेट, अब वो मेरा अगर ये वाला ऑपरेशन है, कौन से वाला जो हमने यहां पे बात की थी, मेजर लाइन ऑफ बिजनेस या फिर जियोग्राफिकल एरिया, इनमें से कुछ है अगर, तो उस ग्रुप को मैं ये कह दूंगा ना कि हाँ ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो गया मेरा, अगर उसको मैं डिस्पोज ऑफ कर चुका हूं, डिस्पोज ऑफ में मतलब कि मेरा बंद हो चुका है, अभी मैं कह रहा हूं कि 2-4 महीने में बंद कर दूंगा, तब उसको डिसकंटिन्यूड नहीं मानोगे। अगर बंद कर चुके हो उसी पीरियड में बंद कर चुके हो तो उस केस में मान लोगे कि हाँ ये मेरा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, समझे। अभी एग्जांपल समझाता हूं, अभी ये लगा लो आपका ये लगा लो कि एक ग्रुप ही मान लो डिस्पोजल ग्रुप, ठीक है, जो कि मेरा एक मेजर बिजनेस लाइन है, इसको मैंने, मैं लगा लो आज की डेट है मेरी जिस दिन मैं खड़ा हूं 1
सितंबर 2024 को खड़ा हूँ मान लो। उस दिन मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक डिस्पोजल ग्रुप है जिसको कि मैं डिस्पोज करूंगा, मतलब कि एक ग्रुप है एसेट का जो कि मेरा एक मेजर लाइन बिजनेस लाइन है, उसको डिस्पोज करना है मेरे को। कब मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि ये डेट थोड़ी और आगे तक की ले लेते हैं, ये थोड़ी ज़्यादा कम ले लीजिए, 1 अप्रैल 2025 की ले लेता हूँ, ठीक है। इस दिन खड़ा हूँ, मेरे को पता है कि 2-3 महीने और यूज़ करूंगा इसको, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि इसको 31 मई 2025 को मैं डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। तो अब मेरी बुक्स बनेगी जब 31 मार्च 2025 तक, अगर ये क्लासीफाई एज हेल्ड फॉर सेल हुआ होता तब तो इस बुक्स के अंदर क्या शो करता, तब तो इसको एज हेल्ड फॉर सेल दिखा देता। बट यहाँ पे मैं एज हेल्ड फॉर सेल नहीं है, इसको अबेंडन कर रहा हूँ, इस मेजर बिजनेस लाइन को मैं यूज करना बंद कर रहा हूँ। मतलब कि कब, तो इस केस में इस दिन इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में नहीं दिखाओगे, इसको कंटिन्यूड ऑपरेशन में ही दिखाते रहोगे इस बिजनेस लाइन को। बट जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल्स बनाओगे, कब नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च 2026, इस ईयर के अंदर डिसकंटिन्यू हुआ है, हो चुका है। जब आप 31 मार्च 2026 को देख रहे हो तो डिसकंटिन्यू हो चुका है ये वाला बिजनेस लाइन, मतलब कि डिस्पोज ऑफ हो चुका है, अबेंडन हो चुका है ये। तो उस केस में इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में दिखाओगे। इस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, मतलब कि 24-25 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी उसमें कंटिन्यूड ऑपरेशंस में जाएगा, और 31 मार्च 2026 वाली मतलब कि 25-26 वाली जो आपकी फाइनेंशियल्स बनेगी उसके अंदर ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में जाएगा, इसमें कंटिन्यूड में, इसमें डिसकंटिन्यूड में। समझे? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी अबेंडन को कहीं जगह नहीं देनी है इंड एस 105 में। अबेंडन की सिर्फ तभी इज्जत है अगर वो मेरा मेजर बिजनेस लाइन है, जियोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है और डिस्पोज हो चुका है करंट ईयर में, ठीक है, उसको फिर मैं अपने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मान के उसका प्रेजेंटेशन कर दूंगा। अदरवाइज अबेंडन को हेल्ड फॉर सेल नहीं करूंगा, जब तक यूज हो रही है ठीक है, उसके बाद राइट ऑफ कर दो, जो भी आपका जितनी बची होगी उसको राइट ऑफ करो, 105 मत लगाओ उसके ऊपर। समझो? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर चीजें क्लियर हो रही हैं तो सब्सक्राइब करता करो बस, फ्रेंड्स को भी शेयर किया करो अपने। अगर कुछ आपको लगता है कि हाँ इस लेक्चर्स में थोड़ी और इंप्रूवमेंट चाहिए हमें, तो आप वो भी कमेंट करो, या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं वहां पे आपको ये सारे लिंक नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। An entity shall not classify as held for sale a non-current asset disposable that is to be abandoned. This is because its carrying amount will be, ठीक है, ये देख लिया, if it meets the criteria for a discontinued it will to be abandoned. Please do not. अगर ये मान लेते हैं कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का क्राइटेरिया मीट नहीं किया, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का क्राइटेरिया हमने देख लिया कौन सा था, कि अबेंडन हो जाती है, अगर मान लो अबेंडन हो चुकी है और वो मेरी जियोग्राफिकल एरिया था मेजर, या फिर मेरा मेजर बिजनेस लाइन थी, तो उस केस में ही मेरा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की वो क्राइटेरिया मीट करती है। अगर वो मीट नहीं किया उसने तो उस केस में तो इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, लगा लो आखिरी में। इसको 105 में नहीं लेके आएंगे, फिर हमारा 105 में सिर्फ तभी आएगा ये कौन सा, अगर मेरा डिस्पोजल ग्रुप एसेट अगर कोई अबेंडन होती है अकेली, वो तो मेरा वैसे भी नहीं बनेगा उसका जियोग्राफिकल एरिया, या वो उसका तो कुछ करना ही नहीं है। हमें ये इंडेक्स बताता है सिर्फ कि अगर हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई हो चुकी है उसको आप अपनी बुक्स में कैसे प्रेजेंट करोगे। समझे? किस अमाउंट पे प्रेजेंट करोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे, ये इंडेक्स हमें ये बताता है कि उसकी काउंटिंग कैसे होगी हेल्ड फॉर सेल की। ये इसकी नहीं बताता कि आप कह रहे हो नहीं हाँ इसको बंद करेंगे आगे तो इसका भी करवा दो, कुछ नहीं, उसका नहीं, उसका जो होता आ रहा है वैसे चलता रहेगा, और जब वो हट बंद हो जाएगी उसको राइट ऑफ वगैरह कर दो, जो भी आपका करना है वो जो इंडेक्स में चल रहा है वही बताएगा कि क्या करना है इसका। डीरिकॉग्नाइज करोगे तो कैसे करोगे, इंडेक्स 16 में हमने देखा था ना कि डीरिकॉग्निशन, उनके अकॉर्डिंग करो, हमें नहीं मतलब, हम बताएंगे हेल्ड फॉर सेल का बस। और डिस्पोजल ग्रुप अगर मेरा उसकी कंडीशंस मीट कर जाता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की, तो उस केस में कह देंगे कि हाँ डिसकंटिन्यू हो, तो उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की तरीके से शो कर दूंगा अपनी बुक्स में, ठीक है। अब फ्यूचर, ये मैंने क्या कहा था, डिस्पोज ऑफ, ये हैज बीन था, हैज के ऊपर फोकस दिया था मैंने, और ये
इज, मतलब कि फ्यूचर में सिर्फ क्लासीफाई देखेंगे कि हेल्ड फॉर सेल हो रहा है नहीं हो रहा, डिस्पोज नहीं देख रहे थे फ्यूचर में। डिस्पोज का हमने सिर्फ देखा था, मतलब कि अबेंडन, अबेंडन नहीं देख रहे थे, अबेंडन का फ्यूचर में नहीं देख रहे, हम सिर्फ हेल्ड फॉर सेल का देख रहे थे। बट जो हमारा पहले हो चुका है उसमें हमने देखा था कि सेल भी आ रही थी मेरी और अबेंडन दोनों आ रहे थे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी चलो मैं आपको क्या करता हूं, अब एग्जाम्पल करवा देता हूं इसका, एक एग्जाम्पल 13, इससे आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी अभी। entity ceases to use a manufacturing plant because demand has declined। हाँ, इसके अंदर मैंने बताया था, एक पॉइंट रह गया बताना आपको, इस एग्जांपल के थ्रू करवाता हूं मैं वैसे कवर। एक जैसे, चलो इसके थ्रू ही करवा देता हूं आपको। एंटिटी ceases to use a manufacturing plant because demand has declined। एंटिटी ने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को यूज करना बंद कर दिया है, क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड डिक्रीज हो चुकी थी। However, the plant is maintained in a workable condition, बट प्लांट की मेंटेनेंस रेगुलरली प्रॉपरली होती रहती है ताकि वो वर्केबल कंडीशन में रहे, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ब्रॉट बैक इनटू यूज इन फ्यूचर व्हेन डिमांड पिक्स अप। जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो उसको दोबारा से प्लांट को रनिंग में कर देंगे, स्टार्ट मतलब स्टार्ट कर देंगे। इट इज नाइदर टू बी ट्रीटेड एज, तो इसको क्या करना है, ये टेम्परेरी है मेरा। अब जब मेरा टेम्परेरी होता ना, टेम्परेरी टेम्परेरी अबेंडन होता अगर, तो उस केस में इसको ना तो हेल्ड फॉर सेल मानूंगा ना अबेंडन मानूंगा। मतलब ये टेम्परेरी, अगर इसको यूज अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहा मैं, वैसे तो अबेंडन कह देते हैं, बट यहाँ पे टेम्परेरी है तो इसको अबेंडन भी नहीं मानूंगा और इसको हेल्ड फॉर सेल भी क्लासिफाई नहीं करूंगा इधर। इट इज नाइदर टू बी ट्रीटेड एज अबेंडन एसेट नॉर एज हेल्ड फॉर सेल बिकॉज इट्स कैरिंग अमाउंट विल बी प्रिंसिपली, क्योंकि एक टाइम के बाद ये यूज में तो आएगा, उस टाइम कैसे यूज करने से ही मैं इसकी रिकवर करूंगा जो अमाउंट है, प्रिंसिपली रिकवर्ड थ्रू कंटिन्यूअस यूज, देयरफॉर द एंटिटी विल नॉट स्टॉप चार्जिंग डेप्रिसिएशन, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहेगा। मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स 105 में आते ही आपका डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन दोनों बंद हो जाते हैं, तो इस केस में ये आया नहीं इसमें तो चार्ज होता रहेगा। देयरफॉर द एंटिटी विल नॉट स्टॉप चार्जिंग डेप्रिसिएशन और ट्रीटेड एज हेल्ड फॉर सेल, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहेगा, बंद नहीं होगा, और इसको हेल्ड फॉर सेल ट्रीट नहीं करेंगे। दिस इज बिकॉज इट्स कैरिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड प्रिंसिपली थ्रू कंटिन्यू यूज। हेल्ड फॉर सेल वही होता है ना जिसका सेल करने से प्रिंसिपली रिकवर कर रहा हूँ, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे यूज करने से ही होगा मेरा, समझे? तो अभी एक और आपको करवा देता हूँ ये। अगर आपने कोई न्यूली एक्वायर्ड एसेट विद इंटेंट टू रीसेल, अगर आपने कोई न्यू एसेट को एक्वायर किया, यहाँ पे और नहीं देखा क्या कोई? चलो, न्यूली एक्वायर्ड एसेट विद इंटेंट टू रीसेल, अगर उन्होंने कुछ न्यू एसेट को एक्वायर किया इस पर्पज से कि उसको सेल करना है। अभी हमने देखा था कि हेल्ड फॉर सेल करने के लिए मेरे को कुछ कंडीशंस मीट करनी थी। कौन सी थी? एक अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, और एक थी मेरी हाईली प्रोबेबल वाली, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ उसको मोहलत दी है 3 मंथ्स की। किस केस में? अगर मैं कहता हूं इफ एन एंटिटी एक्वायर्स ए नॉन करंट एसेट एक्सक्लूसिवली विद ए व्यू, सिर्फ इसलिए एक्वायर किया उसने उस नॉन करंट एसेट को कि उसको सब्सिक्वेंटली डिस्पोज कर देगा, मतलब सेल वगैरह कर देगा, इट सेल क्लासिफाई द एसेट एज हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर सेल जिस दिन एक्विजिशन किया उसी दिन कर लेगा, चाहे वो कुछ क्राइटेरिया मीट ना भी करे। कौन सा क्राइटेरिया ना मीट करे? ओनली इफ। इसके ऊपर हमने क्राइटेरिया के ऊपर क्राइटेरिया लगा दिया कि अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा तो कौन सा क्राइटेरिया के ऊपर क्राइटेरिया लगा दिया। एक तो 1 ईयर की हमने रिक्वायरमेंट देखी थी मीट, ओनली अगर वो मीट कर जाता 1 ईयर की तो मीट कर जाता है, बट बाकी वाली कोई मीट नहीं करता है। एनी अदर क्राइटेरिया 1 ईयर के अलावा कोई भी क्राइटेरिया उसने उस दिन मीट नहीं किया एट द एक्विजिशन डेट, जिस दिन एक्वायर किया उस दिन मीट नहीं किया, बट हाईली प्रोबेबल टू बी मेट विद इन शॉर्ट पीरियड। हाईली प्रोबेबल है कि वो मीट कर देगा बाकी सारा क्राइटेरिया 1 ईयर के अलावा। 1 ईयर तो होना ही चाहिए उस दिन, तभी वो उसको
हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर पाएगा। बट उसके अलावा जितने भी और क्राइटेरिया थे, अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, हाईली प्रोबेबल के और भी सारे क्राइटेरिया थे, ठीक है, जो भी आर हाईली प्रोबेबल टू बी मेट विद इन ए शॉर्ट पीरियड, मतलब कि शॉर्ट पीरियड कितने दिए उन्होंने, यूजुअली विद इन 3 मंथ, मतलब कि यूजुअली विद इन 3 मंथ्स के अंदर अगर वो मीट कर जाता है इसको अदर क्राइटेरिया को, कि जिस दिन एक्वायर किया, मान लो उसने 1 अप्रैल 2024 को एक्वायर किया, मान लो यहां से 3 मंथ, अप्रैल मई जून, मतलब कि वो कहता हूँ कि 30 जून 2024 तक अगर वो बाकी सारे क्राइटेरिया मीट कर देता है, तो इस दिन मैं मान लूंगा, यहां पे प्रोबेबल देखा ना कि उस दिन एक्सपेक्टेशन है मेरी इस दिन कि हाँ यहां तक मैं इस क्राइटेरिया को मीट कर दूंगा, बाकी जो अदर क्राइटेरिया है, कि मान लो मेरे को कुछ उसके ऊपर रिपेयर वगैरह करवाने है, जो भी XYZ कुछ भी सारे मीट कर दूंगा, तो मतलब कि इमीडिएट सेल वगैरह पे आ जाएगी कि हाँ कुछ रिनोवेशन वगैरह करवानी है, अगर कुछ भी लगा लो XYZ आ जाएगी, सारे मीट कर दूंगा इस डेट तक, मेरे को हाईली प्रोबेबल है ये मेरे 70-80% चांस है कि हाँ कर दूंगा। तो उस केस में क्या करोगे आप, 1 अप्रैल को ही ये कह दोगे हाँ ये मेरी हेल्ड फॉर सेल है, समझे। तो इसका एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 11th। एन एंटिटी हैज एक्वायर्ड ए बिल्डिंग एक्सक्लूसिवली विद ए व्यू ऑफ इट्स सब्सिक्वेंट डिस्पोजल। एक एंटिटी ने एक्वायर की एक बिल्डिंग को एक्सक्लूसिवली विद ए व्यू, इसलिए कि वो सब्सिक्वेंटली इसको सेल वगैरह कर देगी। दी मैनेजमेंट इज हाईली कॉन्फिडेंट दैट दी प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड इन 1 ईयर। मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि वो विद इन 1 ईयर इसको सेल कर देगी, ठीक है, 1 ईयर वाला क्राइटेरिया मीट हो गया। अब बाकी क्राइटेरिया, अगर क्या इसने एक्वायर किया ना, एक्वायर किया इसने अगर एसेट सिर्फ इस पर्पज से सब्सिक्वेंट की सेल कर देगा, सेल करने के पर्पज से एक्वायर किया, तो 1 ईयर वाला क्राइटेरिया मीट होगा। बाकी क्राइटेरिया अगर वो 3 मंथ्स में भी मीट कर देता है, तो इसको क्या कहूंगा, जिस दिन एक्वायर किया उसी दिन मान लूंगा कि हाँ हेल्ड फॉर सेल है। दी प्रॉपर्टी रिक्वायर्स रिफर्बिशिंग इट टू एनहांस इट्स वैल्यू। तो उसके ऊपर ना कुछ रिफर्बिशिंग मतलब रेनोवेशन वगैरह कुछ करवा रहे हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, जिससे कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, जिसकी हाईली प्रोबेबल है। हाईली प्रोबेबल देखा था होना चाहिए, अगर सिर्फ प्रोबेबल लिखा है तो आप नहीं, हाईली प्रोबेबल होना चाहिए। टू बी कंप्लीटेड इन लेस देन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ, मतलब 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो इनको हाईली प्रोबेबल है कि जो रिनोवेशन वगैरह रिफर्बिशिंग वगैरह करवा रहे हैं वो हो जाएगी। तो उस केस में दी बिल्डिंग विल बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो एक्विजिशन की डेट पे इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर देंगे, इवन दो इट इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल, चाहे वो आज की डेट में एक्विजिशन की डेट पे इमीडिएटली सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मतलब कि बाकी क्राइटेरिया ये मीट कर देगी विद इन 3 मंथ। तो इसको यही मान लेंगे हम कि हाँ ठीक है हेल्ड फॉर सेल आज क्लासिफाई कर लो। तो अभी हमारा इतना पोर्शन हो गया है, कुछ और तो नहीं रहा अभी क्वेश्चन वगैरह। सिक्स हो गया, सेवन्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, टेंथ, ठीक है जी। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं स्टार्ट दोबारा से।